हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन चैनल सक्सेस मंत्रा पे। जैसा कि हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे, उसी पे आगे बढ़ते हुए आज थर्ड पार्ट हम इसका देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग चैनल पर बने रहिए। राइट, तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की थर्ड सीरीज आज हम देखेंगे, थर्ड पार्ट हम आज देखेंगे, जो आपके लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी या फिर अदर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास हम पहला टॉपिक अपना कर रहे थे, उसी का आज थर्ड पार्ट हम देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसका विधिक स्वरूप क्या है। ठीक है, यानी कि लीगल नेचर क्या है आपका। आपके ऑप्शंस हैं, या लागू किया जा सकता है, बी ऑप्शन है, या लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पर इसके लीगल नेचर की बात करें, ठीक है, इसके हम लीगल नेचर की बात करते हैं, तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको लीगली लागू नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। राइट, जब आप देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबाड़ी मामले में, ठीक है, बेरुबाड़ी केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने 1960 में। ठीक है, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, यानी कि उसने कहा था दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, लेकिन केशवानंद भारती केस बहुत ही फेमस केस है। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद जब आया तो इसमें प्रियम्बल को यानी कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग माना गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर हम देखें इस चीज को, तो स्पष्ट है कि जो प्रस्तावना है हमारी प्रियम्बल है या उसका जो कोई भी भाग है उसको लीगली आप न्यायालय में उसे प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि मूल रूप का जो उसका मूल ढांचा है उसमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजंस फॉर पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में पंचायती राज सिस्टम के बारे में यानी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रोविजंस यानी कि प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शंस हैं आपके 9 पार्ट 9, ऑप्शन बी पार्ट 6, ऑप्शन सी पार्ट 3 या ऑप्शन डी पार्ट 4 ए। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो हमसे क्या पूछ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए पार्ट 9 में। ठीक है, तो पार्ट 9 में अगर पंचायत से रिलेटेड चीजें दी गई हैं तो बाकी के पार्ट्स को भी हम देख लेते हैं। पार्ट बी यानी कि पार्ट 6 आपका किससे संबंधित है, तो पार्ट 6 आपका है राज्य से संबंधित। ठीक है, फिर है आपका पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड है मौलिक अधिकारों से संबंधित। ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित है आपका ये। पार्ट 4 ए ये आपका किससे संबंधित है, मूल कर्तव्य से यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और अगर हम बात करें यहाँ पर पार्ट 9 ए की, तो पार्ट 9 ए किससे संबंधित है, नगर पालिका से। ठीक है, पार्ट 9 पंचायत से और पार्ट 9 ए नगर पालिका से। क्लियर है ये बात? आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
that when was the third tier added to Indian federal system, यानी कि जो आपका भारतीय संघात्मक व्यवस्था है उसमें तृतीय तल, ठीक है, थर्ड टायर, इसको कब जोड़ा गया था? ऑप्शंस आर 1990, 1991, 1992 या फिर 1993, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो थर्ड टायर आखिर हम कहते किसको हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता है थर्ड टायर यानी कि हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपकी केंद्र सरकार, ठीक है, उसके नीचे राज्य सरकार, ठीक। थर्ड टायर में आपका जोड़ा गया पंचायत व नगर पंचायत, ठीक है। तो ये आपका क्या है, दिस इज द थर्ड टायर। और ये कब जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 1992 में, ठीक है। और 1992 में इसको कैसे जोड़ा गया? तो 73वां जो आपका संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा आपके पंचायत व नगर पंचायत को इसमें जोड़ा गया, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको थर्ड टायर यानी कि तृतीय तल कहा जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स Constituent Assembly of India adopted the national flag? भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की बात कर रहा है, यानी कि नेशनल फ्लैग को अपनाने की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि किसके लिए कर रहा है? संविधान सभा के लिए। भारत की जो संविधान सभा थी उसने किस तिथि को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या 22 जुलाई 1948 को। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका 22 जुलाई 1947 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, इसको किस राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को क्या किया था? अपनाया था। ठीक है, और बाद में 15 अगस्त 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको क्या किया गया? इसको अपना लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि सुमेलित नहीं है, आपसे पूछ रहा है कि जो मैच नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन है अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपसे इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है, जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, वो बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 यानी कि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो बाकी सभी ऑप्शंस आपके ठीक है, यानी अंतरराज्य परिषद के बारे में 263 में कहा गया है, वित्त आयोग के बारे में 280 में कहा गया है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का में है, जबकि आपका जो अनुच्छेद 315 है उसमें संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ संघ की बात यहाँ पर नहीं की गई है। 315 में आपके संघ व राज्य
दोनों में आयोग यानी कि लोक सेवा आयोग की बात हमने की है। ठीक है, यानी 315 किससे संबंधित है? आपके संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, नींव पड़ी। ठीक है, यानी कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द रूल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कम फ्रॉम? ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ठीक, ऑप्शंस आर 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ऑप्शन सी प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए जो कोड हैं उनका सही प्रयोग करके हमें सही उत्तर देना है। ठीक है, आपसे कह रहा है ऑप्शंस ओनली ए एंड बी, ओनली बी, ओनली ए एंड सी और ए बी एंड सी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 4 यानी कि ए बी एंड सी। ठीक, इसमें क्या कह रहा है? अंग्रेजी शिक्षा की बात कर रहा है, यानी कि इंग्लिश एजुकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की जो प्रचलित प्रणाली उसको हतोत्साहित किया। ठीक है, तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को क्या किया था? बहुत ज्यादा प्रमोट करने का काम किया था। ठीक है, और इसके लिए जब हम देखेंगे तो उसने 1813 के जो चार्टर अधिनियम था, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो आपका था, ठीक है, उसमें भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने क्या किया था? 1 लाख पर ईयर। ठीक है, यानी कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया, प्रोविजन किया। ठीक है, कि इस चार्टर में ये कहा गया कि हम एजुकेशन सेक्टर में 1 लाख रुपए पर ईयर क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 की, ठीक है, तो इसका गठन कब किया गया है? तो आपको पता है 1823 में किया गया। ठीक है, और इसकी जिम्मेदारी क्या थी? कि शिक्षा के लिए यानी एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए देने की, यानी कि ग्रांट करने की। ठीक है, दैट विल ग्रांट 1 लाख रुपीज फॉर एजुकेशन, राइट। और इस समिति में, इस कमेटी में कितने मेंबर्स थे? तो 10 यूरोपियन मेंबर्स थे। ठीक है, और जिनके जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? वो थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, और इसका काम क्या होता था? कि वो उन शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए क्या करें? ग्रांट करें। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे तो इसी कमेटी में जो हमारे गवर्नर जनरल थे, यानी कि ब्रिटिश जो रूलर थे, ब्रिटिश जो गवर्नर आए, उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, यानी कि जिनको हम लॉर्ड बेंटिक के नाम से जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड क्या था? 1828 से लेकर 35 तक। ठीक है, तो उन्होंने अपने इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे 7 मार्च 1835 यानी 7 ऑफ मार्च 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को क्या किया था? एक्सेप्ट कर लिया था। और इंडिया में जो हायर एजुकेशन है, ठीक है, इंडिया में जो आपकी हायर एजुकेशन होती है, ठीक है, हायर एजुकेशन जो होती है, उस हायर एजुकेशन में उसका जो मीडियम है उसे इंग्लिश कर दिया था। इसका मतलब क्या था? कि अगर आपको हायर एजुकेशन लेनी है इंडिया में, देन यू विल हैव टू चूज द मीडियम इन इंग्लिश, राइट। आपको कौन सा मीडियम चूज करना होगा? अंग्रेजी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय विच एक्ट
The British Parliament ended the trade monopoly of the East India Company with India except for tea and trade with China. ठीक है, इसका मतलब किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो किन दो चीजों को छोड़कर? चाय और चीन के साथ के व्यापार को छोड़कर. सो द options are Charter Act of 1813, Charter Act of 1833, Charter Act of 1853 या फिर Charter Act of 1873. ठीक है, तो कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसमें चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, और ऐसा किया किसने था? ब्रिटिश संसद ने. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813, यानी कि 1813 का चार्टर अधिनियम. ठीक है, इसमें क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके भारत के साथ जो व्यापार होते थे चाय और चीन को छोड़कर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था. ठीक है, और आपका जो 1833 का चार्टर अधिनियम आया है, इस 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य क्या कर दिए गए थे? समाप्त कर दिए गए थे. ठीक है, यानी कि भविष्य में कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे, यानी पॉलिटिकल वर्क ही करने के लिए दिया गया था. उसके साथ जो व्यापारिक कार्य थे उन सभी को समाप्त कर दिया गया. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री? यानी किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? यानी वो कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसमें भारतवासी क्या कर सकते थे? अपने देश के प्रशासन के कुछ हिस्से में भागीदार बन सकते थे, यानी कि उसमें हिस्सा ले सकते थे. सो 1813 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, या फिर 1858 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम. ठीक है, यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. ठीक है, तो कौन सा इसमें होगा? इसमें हो जाएगा आपका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? वो होगा चार्टर एक्ट 1833. ठीक है, यानी कि जो आपकी इस अधिनियम का जो सबसे इम्पोर्टेंट धारा थी, धारा 87. ठीक है, और इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा. ठीक है, कौन कौन सी बातें इसमें कही गई थी? इसमें कहा गया था धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, ठीक है, वर्ग अथवा इनमें से किसी भी, अथवा इनमें से किसी भी. ठीक है, नहीं, इनमें से किसी के को भी आधार बनाकर आप ये नहीं कह सकते थे कि कंपनी के अधीन किसी पद पर, किसी स्थान पर अथवा सेवा के लिए उसे अयोग्य ठहराया जा सके. ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following act provided for the establishment of the Supreme Court at कलकत्ता? ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? ठीक है, आपको पता है कि दिल्ली आने से पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर था? कोलकाता में था. और कोलकाता में इसे स्थापित करने के लिए, इसे एस्टैब्लिश करने के लिए किस एक्ट में इस
ये प्रोविजन रखा गया। आपके ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या फिर चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रोविजन रखा गया। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट? यानी कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन थे? इसको आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन के साथ। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके का डाउट होता है आपको इस टॉपिक को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।